तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इजी टू लर्न। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी फीचर्स के बारे में। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और उनकी टेक्निक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ। जैसे हमने हेनरी फ्योल की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी वैसे ही फ्रेडरिक विंसलो टेलर की पढ़ेंगे। पेपर में ज़्यादा आती नहीं, बस 1-2 मार्क्स का आता है। जैसे हेनरी फ्योल के बारे में मैंने बताया था वैसे ही कुछ इसके पॉइंट्स बताऊंगा जो मेन है, बस इतना काफ़ी है आपके लिए पढ़ने के लिए एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फ्रेडरिक विंसलो टेलर की। तो इनकी बर्थ डेट, इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1856 और उनकी डेथ मार्च 21 1915 और इन्हें कहा गया है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्हें कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स दिए ना साइंस को लगा के उनके बेसिस पर उनके एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस करके दिए गए, इसीलिए इन्हें कहा गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दिए हैं वो दिए हैं वर्कर लेवल यानी कि नॉन मैनेजर लेवल को ध्यान में रखकर इन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बनाई है। वर्कर लेवल को कहते हैं शॉप फ्लोर लेवल, ग्रास रूट लेवल और भी काफ़ी सारे नाम हैं जो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डेजिग्नेशन याद की थी तब हमने पढ़े थे। तो 1874 में ये बने अप्रेंटिस मैकेनिक। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था शॉप फ्लोर। उसके अंदर उन्होंने सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में बताया था। इनका मेन फोकस था कि जो वर्कर लेवल पर वर्कर्स काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जब काम करते थे ना ये भी एक वर्कर की तरह एक फैक्ट्री के अंदर लगे थे और उसके बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की अपने अंदर कि वो इतने ऊपर लेवल पर पहुंचे। तो जो टेलर थे ना वो ASME के प्रोफेसर भी रह चुके थे 1906 to 1907। अब ASME क्या थी? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। जैसे हेनरी फ्योल फोकस करते थे कि मैनेजर की एफिशिएंसी कैसे बढ़े, वैसे FW टेलर फोकस करते थे कि वर्कर की एफिशिएंसी कैसे बढ़े। तो उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे मैनेजर को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दिए हैं वर्कर को ध्यान रखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं इनके प्रिंसिपल्स, यानी कि इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, इन्होंने दिए हैं 4 प्रिंसिपल जो कि रूट लेवल वर्कर का नॉन मैनेजर लेवल है वहाँ 4 प्रिंसिपल यूज होने चाहिए। अब वो प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इसको समझते हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? रूल ऑफ थंब का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो जितने भी मैनेजर हैं जितने भी वर्कर हैं वो अपने तरीके से लो, यानी कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो उनको बेस्ट लगता है वो लो। टेलर क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम करना है ना तो उस काम को करने के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड है। उस काम को करने के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड है जो कि साइंटिफिकली सिलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि सारे साइंस के रूल्स वगैरह लगा के उस मेथड को सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद उस मेथड को अप्लाई करो काम करते वक्त। इसके कारण क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी वर्कर्स की, उन्हें नई टेक्निक्स के बारे में पता लगेगा। बस साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि अलग अलग रूल ना लगाओ, अपने अपने अलग अलग डिसीजन ना लगाओ। कोई भी वर्कर सिर्फ हर काम को करने के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड होता है और उस बेस्ट मेथड को अप्लाई करो अपने काम के अंदर ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। और टेलर कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे छोटा से छोटा काम हो, इवन स्मॉलेस्ट थिंग शुड बी साइंटिफिकली डन। छोटे से छोटा काम भी साइंटिफिकली होना चाहिए, यानी कि उसमें भी कोई अपना डिसीजन ना ले, बेस्ट मेथड उस काम को करने के लिए सिलेक्ट करे और फिर वो काम किया जाए। क्योंकि वो फोकस करते थे कि जो वर्कर की एफिशिएंसी है ना वो बढ़े ताकि प्रोडक्ट में क्वालिटी भी अच्छी हो और प्रॉफिट्स भी अच्छे हो कंपनी के। बस यही कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि रूल ऑफ थंब को हटा दो, उसकी जगह साइंस को लगाओ कि काम करो बेस्ट तरीके से ताकि रिजल्ट बेस्ट आए। बस यही है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रिंसिपल के बारे में जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या हुआ? हार्मनी का मतलब हुआ
कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो, डिस्कॉर्ड ना हो, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो और काम आराम से चलता रहे। अब टेलर क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होगा वो किसकी हेल्प से होगा, वर्कर की हेल्प से। ठीक है, कहते कि अब मैनेजर को ना वर्कर के साथ लिंक बना के रखने पड़ेंगे, अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे, हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी उनके बीच में, ताकि गोल्स इजीली अचीव हो। और वो चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर और मैनेजर दोनों एक दूसरे को समझे कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। बोथ वन इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर, यानी कोई भी अगर गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर को मैनेजर की जरूरत है और मैनेजर को वर्कर की, दो एक दूसरे की जरूरत है। तो दोनों के बीच में हार्मनी क्रिएट करो, ना कि डिस्कॉर्ड, ना कि लड़ाई झगड़े। क्योंकि जब दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे कि ईच वन इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन दे वुड अंडरस्टैंड दैट मैनेजर एंड वर्कर बोथ आर important for an organization, they should work for a common goal without any conflict in the organization। कि अगर कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंट समझेंगे और रियलाइज करेंगे गोल, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स इजीली अचीव हो पाएंगे। और दोनों प्रॉफिट के लिए लड़ेंगे नहीं, बल्कि दोनों मिलकर काम करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो। अब टेलर है वो कहते हैं कि इसके लिए ना कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन आना चाहिए, कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन आना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसका क्या मतलब हुआ? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है कि माइंडसेट में चेंज आना, किसके? वर्कर और मैनेजर, कि दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, दोनों को साथ तालमेल बिठा के काम करना पड़ेगा और दोनों प्रॉफिट के लिए ना लड़े, बल्कि दोनों मिलजुल कर काम करें ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो कंपनी का, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि वर्कर को भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बस इतना सही है प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल के बारे में, जो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या मतलब हुआ? इस प्रिंसिपल को समझने में ना काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो लास्ट प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वो इससे कुछ मिलता जुलता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल से। इवन कि मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी इसे समझने के लिए। तो इसे समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको एक एक करके आपस पढ़ते जाएंगे और इस प्रिंसिपल का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिंसिपल। सबसे पहला पॉइंट कि कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या हुआ? कोऑपरेशन का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शांति बनाकर रखो, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं, जो भी काम करना है एक साथ होकर काम करो। नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब नेम से क्लियर है, इंडिविजुअल, यानी कि एक सिंगल पर्सन काम नहीं करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि सब जने इकट्ठे होके फिर वो एक काम को अचीव करने के लिए काम करेंगे, एक गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। क्योंकि इंडिविजुअलिज्म जब होगा ना तो उसके अंदर ऐसे होगा कि आई विल अचीव ऑल द गोल्स, आई की जगह वी यूज होना चाहिए, यानी कि आई को रिप्लेस करना चाहिए वी से। वी विल डू ऑल दिस वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स। एक यूनिटी ऑफ एक्शन आता है कि हाँ हम एक दूसरे इकट्ठे होके इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी कि ग्रुप एफर्ट होके एक ग्रुप एफर्ट बना के फिर काम करेंगे। तो इसके पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पढ़ते हैं रिप्लेस कंपटीशन। कहते हैं कंपटीशन को रिप्लेस करो, किससे? कोऑपरेशन से, यानी कि कोऑपरेशन को लेके आओ, कंपटीशन को मिटा दो। मैनेजर और वर्कर के बीच में कंपटीशन जीरो कर दो, क्योंकि जब तक कंपटीशन रहेगा वो उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा, वो उससे बेहतर, बल्कि साथ साथ नहीं काम कर पाएंगे। जब वो कोऑपरेशन के साथ रिप्लेस कर देंगे कंपटीशन को, तब वो एक दोनों के साथ काम करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिसकी वजह से गोल इजीली अचीव होंगे। नेक्स्ट है अप्रूव आइडियाज, डू नॉट क्लोज ईयर्स रिवार्ड्स। क्या मतलब हुआ? अप्रूव आइडियाज का मतलब हुआ एक्चुअल काम तो वर्कर ही करते हैं, क्योंकि वर्कर ही प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, और अगर वो चाहे तो टेलर के हिसाब से कहते हैं अगर वो कोई काम को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं तो, और अगर अपने आइडिया मैनेजर को देते हैं, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो मैनेजमेंट को उनकी सुननी चाहिए। अप्रूव आइडियाज, अगर उन्हें अच्छे लगे तो आइडियाज अप्रूव कर दो, डू नॉट, ऐसा ना हो कि उनके आइडियाज सुनो ही ना, डू नॉट क्लोज द ईयर्स। और उसके बाद आता है रिवार्ड्स। कहते हैं अगर वो आइडियाज फर्दर अच्छे निकलते हैं, यानी कि उनका रिजल्ट बेटर आता है, तो उन्हें रिवॉर्ड्स दो।
कोई भी रिवॉर्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर दो, उसके अंदर उन्हें अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दे दो, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा काम बट जाना चाहिए। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में काम बटा होना चाहिए, और जो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं हमें वर्कर्स को, तो साथ के साथ उन्हें अथॉरिटी भी दें ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी कैरी आउट कर सकें। नेक्स्ट है हेल्पिंग एंड एनकरेजिंग मैनेजर, कि जो वर्कर का मैनेजर है ना वो हेल्पिंग होना चाहिए और एनकरेजिंग होना चाहिए, क्योंकि जब तक एनकरेजिंग मैनेजर नहीं होगा वर्कर्स अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से गोल्स बेटर अचीव नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मैनेजर एनकरेजिंग हो और हेल्पिंग हो। लास्ट है कि नो स्ट्राइक, कि टेलर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट ही फुलफिल करेगी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टुवार्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फुलफिल करे, और मैनेजमेंट और उनके बीच में कोऑपरेशन बना के रखे, खुद के बीच में कोऑपरेशन बना के रखे। अब ऐसा ना हो कि वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए स्ट्राइक पे बैठ जाए, फिर तो ऐसे काम नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए ज़रूरी है कि देयर शुड बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना सही है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। होप कि आपको हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और इस प्रिंसिपल के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट प्रिंसिपल के बारे में। हमारा लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। क्या मतलब हुआ इस प्रिंसिपल का? इस प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो फोकस करती है वर्कर की डेवलपमेंट में। ये तो सबने पढ़ा है कि वर्कर की डेवलपमेंट, क्योंकि मेन फोकस ही इनका वर्कर है, वर्कर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, वर्कर की डेवलपमेंट में फोकस करता है प्रिंसिपल है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो इस प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि टेलर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी वर्कर को रखो ना, तो उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट करो और उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दो उनके वर्क से रिलेटेड, कि जो भी वो वर्क करेंगे उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दो, ताकि क्या होगा जब उन्हें अच्छी तरह से काम सिखाया जाएगा, उन्हें ट्रेन किया जाएगा, तो वो बेटर तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे काम, जिसके कारण एफिशिएंसी बढ़ेगी और कंपनी और वर्कर दोनों की प्रोस्पेरिटी होगी। और टेलर कहते हैं कि एक बार बंदे को सिलेक्ट कर लिया ना साइंटिफिकली, अब उसके इंटरेस्ट देखो कि वो किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में भी उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड उसे काम दो, उसे काम दिया फिर उसे उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दो। बस यही कहते हैं कि वर्कर की ओवरऑल डेवलपमेंट करो और उसकी जो भी मैक्सिमम एफिशिएंसी है उस तक उसे लेकर जाओ, ताकि वो बेटर रिजल्ट दे सके कंपनी को। बस यही कहता है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल। तो हमने प्रिंसिपल्स कर लिए हैं और एफडब्ल्यू टेलर की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर ली इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एफडब्ल्यू टेलर द्वारा दी गई टेक्निक्स, जो कि 9 इन नंबर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इजी टू लर्न को। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।